उम्मीद है सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में सकुशल स्वस्थ रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ये ऑप्टिक्स का हिंदी मीडियम का 5वां क्लास है। ऑप्टिक्स हिंदी मीडियम का 5वां क्लास है और वीडियो आने में थोड़ी लेट हो रही थी, थोड़ा हेल्थ इशू था। इसको लेकर के मैंने आज के क्लास का सारा कंटेंट जो है वो पीडीएफ में हमने डाल दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण। हम लोग पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में 3 मौलिक बातें हैं, 3 मौलिक पॉइंट्स हैं। पहला, जिसको इसके पहले वाले क्लास में बताया गया था, नंबर 1 वक्रता केंद्र, नंबर 2 वक्रता त्रिज्या और नंबर 3 ध्रुव। अब यहां पर एक छोटी सी बात, किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों से गुजरती हुई सरल रेखा कहलाती है प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण के मामले को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। गोलीय दर्पण में ये जो 3 पॉइंट्स हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, इसके अलावे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होता है गोलीय दर्पण से रिलेटेड। एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस। ये जो है, ये जो फोकस की बात हो रही है, ये समतल दर्पण के केस में नहीं होता है, ये केवल गोलीय दर्पण के केस में होता है, क्योंकि ना तो वक्रता केंद्र ना ही वक्रता त्रिज्या, ये दोनों भी समतल दर्पण के केस में नहीं होता। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का आज हम लोग चौथा जो मुख्य पॉइंट है फोकस, उसको समझ लें। पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डाल दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा। उसमें मैंने फोकस और फोकसांतर दोनों का डेफिनेशन को डाल दिया था। आज मैं चित्र के माध्यम, चित्र भी डाला हुआ है, थोड़ा उसको मैं चित्र के माध्यम से आज आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। गोलीय दर्पण जैसा मैंने बताया 2 तरह का होता है, आप लोगों को पता भी चल चुका है और है भी पहले से। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहले बात की जा रही है अवतल दर्पण। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ लिया है कि अगर, मैं उसी को दोहरा रहा हूं और डायग्राम में उसको दिखा भी रहा हूं, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर, ये ध्यान दें ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर ये 2 प्रकाश किरणें आ रही है। प्रधान अक्ष के समानांतर 2 प्रकाश किरणें आपतित हो रही है। ये देखिए, ये यहां पर और ये यहां पर। पिछले क्लास के लास्ट में आप लोगों को बताया गया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रकाश किरणें कैसे परावर्तित होती है, इसके मैकेनिज्म को बता दिया गया था। आज हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्रकाश किरण आपतित हुई और यहां से परावर्तित हो गई, और ये प्रकाश किरणें आपतित हुई और यहां से परावर्तित होकर के दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें इस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर जाकर के मिल गई। ठीक है, डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा और पीडीएफ में आप लोगों के पास है भी। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। ये तो अवतल दर्पण की बात है। अब हम लोग आते हैं उत्तल दर्पण में। ये प्रधान अक्ष, ये एक प्रकाश किरण और ये दूसरा, दोनों प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर ली गई है। और उत्तल दर्पण में कैसे प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, पिछले क्लास के लास्ट में बता दिया गया था। ये यहां से आई टकरा के लौट गई, ये यहां से आई टकरा के लौट गई। थोड़ा इस डायग्राम पर ज्यादा कंसंट्रेट करें। ये प्रकाश किरण परावर्तित और ये प्रकाश किरण परावर्तित,
दोनों को आप लोग ध्यान से देखें, क्या लगता है कि दोनों कभी मिलेगी? क्या लगता है दोनों कभी मिलेगी? जब इस तरह से पूछा जाए तो आप लोग जब अपने अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहे हो तो मन से जरूर निकलना चाहिए नहीं मिलेगी, या हो सकता है बोल भी दें कि नहीं मिलेगी। जब ऐसा बोला जाए कि क्या ये कभी मिलेगी, तो देखते वक्त, वीडियो देखते वक्त ये मुंह से निकलना चाहिए, ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए, देख करके डायग्राम देखे नहीं मिलेगी। यहां क्या था? यहां ये परावर्तित प्रकाश किरण और ये परावर्तित प्रकाश किरण दोनों यहां पर मिल गई, और क्या लगता है कि यहां ये दोनों कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब क्या करें जब नहीं मिलेगी? पिछले क्लास में बताया गया था कि प्रकाश में हम लोगों को दो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक तो होती है वास्तविक परिस्थिति और दूसरी होती है काल्पनिक या आभासी परिस्थिति। अब जरा इस परिस्थिति पर ध्यान दें, इस जगह पर यहां तो दोनों प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिल रही है, ये हो गई वास्तविक परिस्थिति। यहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है, तो जब नहीं मिल रही है तो दूसरी परिस्थिति मैंने क्या बतलाया? काल्पनिक या आभासी परिस्थिति। तो हम लोग यहां पर कल्पना करेंगे, हम लोग यहां पर इमेजिन, कल्पना करेंगे कि ये दोनों तो खैर कभी नहीं मिलेगी, तो क्यों नहीं दोनों को अगर पीछे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये डायग्राम है, चित्र है, अगर पीछे बढ़ाया जाए उस सरल रेखा को, ये इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप लोगों ने परिभाषा को पढ़ा होगा, उसमें दोनों बातें जो है जिक्र है। प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है, ये हो गया मिलती है। और दूसरा उसमें क्या था? या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये हो गया मिलती हुई प्रतीत होती। तो अवतल दर्पण के केस में मिलती है और उत्तल दर्पण के केस में मिलती हुई प्रतीत होती। इसी बिंदु को कहा जाता है गोलीय दर्पण का फोकस। और फोकस इसको हम लोग इंग्लिश में, ये एक्चुअली इंग्लिश का ही टर्म है, हम लोग इसको किससे दर्शाते हैं? एफ। फोकस एक्चुअल में इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश वर्ड है, इसीलिए हम लोग इसको किससे दर्शाते हैं? एफ। तो अब जरा ध्यान देंगे, चित्र देख करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण के केस में यहां देख रहे हैं आप लोग सभी कि वास्तविक रूप से परावर्तित प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिल रही है। तो अवतल दर्पण के फोकस को हम लोग कहेंगे वास्तविक फोकस, और उत्तल दर्पण के फोकस को क्या कहेंगे? काल्पनिक फोकस, या उसका दूसरा नाम आभासी फोकस। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अवतल दर्पण का जो फोकस है वो होता है पूरी तरह से वास्तविक, और उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो पूरी तरह से होता है आभासी या काल्पनिक। ठीक है, लेकिन इतना समझाने के बाद कुछ विद्यार्थियों के मन में एक क्वेश्चन उठता है। पहले मैं उस क्वेश्चन को उठा दूं जो विद्यार्थियों के, कुछ विद्यार्थियों के, सबके नहीं, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये उठ गया होगा। ठीक है, अब क्या उठ गया होगा, क्योंकि ये लाइव क्लासेस तो है नहीं, फ्रंट टू फ्रंट क्लासेस तो है नहीं, तो वो क्या क्वेश्चन उठा होगा, पहले मैं उस क्वेश्चन को उठा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग सहमत होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा। पहले मैं उस क्वेश्चन को उठा रहा हूं कि यहां पर अभी जो बताया गया, जो परिभाषा पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया, जो परिभाषा अभी बोला गया और जिस परिभाषा को बताया गया, अगर वैसा नहीं हो तो, यानी क्वेश्चन क्या है? अभी जैसा बताया गया कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें, तो एक शब्द का प्रयोग हुआ समानांतर, तो कुछ के दिमाग में ये उठ जाएगा, मान लें
अगर आती हुई प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं हो तो क्या हो? उम्मीद है यही क्वेश्चन कुछ के दिमाग में उठ रहा होगा। अगर कुछ और उठ रहा होगा तो वो गड़बड़ है। यही उठना चाहिए क्वेश्चन कि अगर आती हुई प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं हुआ तब ये परिभाषा कैसे लागू होगी। तो अब मैं इसको भी क्लेरिफाई कर रहा हूं, ये पीडीएफ नोट्स में इस बात की चर्चा नहीं थी क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, ये समझने के लिए ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब जरा नीचे वाले डायग्राम पर ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। यहां पर आती हुई प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर थी, तो ऐसे में प्रधान अक्ष के समानांतर थी तो परावर्तित होकर के प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर मिल गई या मिलती हुई प्रतीत हो गई। अगर आपतित प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं हुआ, ज्यादा नहीं परेशान होना है, बस मुस्कुराते हुए डायग्राम देखना है। देखिए यहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें आ रही है। अब दूर से जो प्रकाश किरणें आएगी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, वो आपस में समानांतर होगी। लेकिन ये दोनों प्रकाश किरणें आप लोगों को दिख रहा होगा प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां समानांतर था तो चलो यहां मिल गई या मिलते हुए प्रतीत हो गई। अगर आपतित प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं हुआ तो क्या फोकस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फोकस तो एक गोलीय दर्पण का एक मौलिक अधिकार है, उसको तो होना ही होना है। बिना फोकस का गोलीय दर्पण हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दें, ये जो दोनों प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, अवतल दर्पण से कैसे प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है ये पिछले क्लास के अंत में बता दिया गया था। अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप लोग उस वीडियो को निकाल के दोबारा देख लेंगे। और अब देखें, ये प्रकाश किरण आई ऐसे परावर्तित हुई, ये आई ऐसे परावर्तित हुई। ध्यान देंगे ये इस बिंदु पर आकर के मिल गई। ठीक है, अब एक समस्या कि जिस बिंदु पर मिल रही है वो बिंदु तो प्रधान अक्ष पर है ही नहीं। वो जो बिंदु आप लोगों को दिख रहा है, ये बिंदु, ये तो प्रधान अक्ष पर है ही नहीं। कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग इस बिंदु से गुजरती हुई एक ऊर्ध्वाधर तल, ध्यान से सुनेंगे, जिस बिंदु पर मिल रही है, ये अवतल दर्पण की बात हो रही है, जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु से गुजरती हुई एक ऊर्ध्वाधर तल कल्पना करेंगे। ध्यान रखेंगे ये कल्पना किया गया इसीलिए डॉटेड लाइन है, पूर्ण रेखा नहीं है। एक ऊर्ध्वाधर तल की कल्पना करेंगे और मैं यहां बतला दूं, इस तल को कहा जाता है फोकस तल, और ये तल प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है वही बिंदु कहलाता है फोकस। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। और एक मैं अच्छी सूचना दे दूं, हो सकता है हम लोग जून में ही आमने सामने क्लास में हम लोग मिल रहे हैं, हो सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अगर प्रकाश किरणें जो आ रही है, उस अवतल दर्पण की बात हो रही है, प्रकाश किरणें जो आ रही है अगर प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं हुआ तो परावर्तित होकर के किसी भी बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है उससे एक ऊर्ध्वाधर तल हम लोग कल्पना करते हैं जिसको कहते हैं फोकस तल, और ये तल प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है वही बिंदु कहलाता है फोकस। अब जरा यहां ध्यान दें, बस वही बात यहां उस तल में लागू कर देना है। ये दोनों प्रकाश किरणें समानांतर आपतित हो रही है, दोनों प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं है। ये इधर परावर्तित हुई, ये इधर परावर्तित हुई, दोनों कभी नहीं मिलेगी। कल्पना किए इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत हुई, तो इस जगह से एक ऊर्ध्वाधर तल की कल्पना की गई। ये ऊर्ध्वाधर तल प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर मिल रही है, इसी को कहेंगे फोकस। और ये वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है इसको पुनः क्या कहेंगे? फोकस तल। तो उम्मीद कर रहे हैं सभी को फोकस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत साधारण बात, दूसरा टर्म दिख रहा है फोकसांतर। फोकसांतर को हम लोग फोकस दूरी भी कहते हैं। फोकसांतर को हम लोग दूसरा नाम देते हैं फोकस दूरी। ठीक है, ध्रुव से
फोकस की जो भी दूरी होती है, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, P से F, P से F, P से F, P से F, इसी दूरी को क्या कहते हैं? फोकसांतर। फोकसांतर का दूसरा नाम है फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम लोग फोकसांतर को जनरली स्मॉल f से दर्शाते हैं। इसको आगे फिर चर्चा किया जाए। गोलीय दर्पण की एक दूसरी बहुत मुख्य बात है चिन्ह प्रणाली योजना। चिन्ह प्रणाली योजना। चिन्ह प्रणाली योजना क्या है? बहुत इसको सरल तरीके से समझना, टेंशन लेकर के नहीं समझना। ऐसे भी अभी बहुत सारा टेंशन, एकदम रिलैक्स होकर के, ठीक है, रिलैक्स होकर के समझना, क्योंकि ये चीज अगर गड़बड़ हुआ तो फिर पूरा गोलीय दर्पण चौपट हो जाएगा और गोलीय दर्पण का सवाल हम लोग कभी नहीं हल कर पाएंगे। क्योंकि ये ऐसे ही चिन्ह प्रणाली योजना एक बहुत बड़ा चक्कर है। अगर इसको हम लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये जो चक्कर है ये बन जाएगा घन चक्कर। ठीक है, तो मैं इसको समझा रहा हूं फटाफट। वीडियो की लंबाई को ज्यादा नहीं रखना है, डाटा सबके पास लिमिट होता है। मान लें कि ये प्रधान और ये जो दिख रहा है ये गोलीय दर्पण की स्थिति, चाहे कोई भी हो, यहाँ उत्तल अवतल की बात, कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल, कोई भी गोलीय दर्पण हो, मान लेते हैं ये उसका पोजीशन है, तो क्लियरली ये उसका क्या कहलाएगा? P यानी ध्रुव। चिन्ह प्रणाली योजना आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने इसको पीडीएफ नोट्स में डाल भी दिया है, बहुत डिटेल, और इसके अलावे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी डाल दिए हैं। ठीक है, सभी की सभी दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं। ये मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग नोट्स में इसको वीडियो देखने के बाद एक बार नोट्स में भी फिर रीडिंग दे देंगे। गोलीय दर्पण से सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। नंबर 1, सभी दूरियां, चाहे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी, वक्रता केंद्र की दूरी, कोई भी दूरी हो हमेशा मापी जाएगी। वो कहां से? ध्रुव से। नंबर 1। अब मेन बात, जैसे ये अवतल दर्पण है, अगर हम लोग इधर एक वस्तु को रखते हैं तो इधर की सभी दूरियां जो हैं उसको हम लोग नेगेटिव चिन्ह से दर्शाएंगे। ध्यान देंगे इस एरो को, इधर की सभी दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे और कलई वाले सतह की ओर की सभी दूरियों को धनात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, कोई भी गोलीय दर्पण के जिस ओर वस्तु तो आप लोगों को पता ही है परावर्तक सतह की ओर वस्तु रहती है, तो परावर्तक सतह की ओर सभी दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह और कलई वाले सतह की ओर सभी दूरियों को धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इस वर्ड पर ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर प्रधान अक्ष के ऊपर अगर पॉजिटिव देंगे तो नीचे की ओर की सभी दूरियों को, सभी ऊंचाइयों को, सभी लंबाइयों को नेगेटिव देंगे। अगर प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरियों को धनात्मक चिन्ह देंगे तो नीचे की तरफ सभी दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह देंगे। 3 पॉइंट मैं फटाफट उसको रिपीट कर दे रहा हूं, नोट्स में है ऑलरेडी। गोलीय दर्पण से सभी दूरियों की माप हमेशा उसके ध्रुव से की जाती है। नंबर 1। नंबर 2, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के ओर, यानी जिस ओर वस्तु रखते हैं उस ओर की सभी दूरियों को ऋणात्मक चिन्ह और कलई वाले यानी दूसरे तरफ वाले सतह की ओर सभी दूरियों को धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, हालांकि चिन्ह प्रणाली योजना को कई तरीके से कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका सरल तरीका है मैं वही बतला रहा हूं। अदरवाइज इसको बतलाने का और भी तरीका, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी उलझा हुआ हो जाता है, तो जो सरल तरीका हो सकता है मैं वही यूज कर रहा हूं। और तीसरा पॉइंट, यदि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियों को पॉजिटिव तो नीचे की ओर की दूरियों को नेगेटिव। ठीक है, अब मैं जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात बतला रहा हूं जिस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, और अगला जो हिंदी मीडियम का वीडियो आएगा वो कल ही रात में अपलोड होगा। ठीक है,
तो मैं जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात बतला दूं कि गोलीय दर्पण के जिस ओर वस्तु रखी जाती है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना तो वो वस्तु की तरफ ही बनती है, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो वो कलई सतह की ओर बनती। फिर से मैं रिपीट कर दूं, गोलीय दर्पण के जिस ओर वस्तु यानी परावर्तक सतह की ओर जिस तरफ वस्तु रखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उसी तरफ बनती है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दूसरे तरफ यानी कलई सतह की ओर हमेशा बनती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो कल या परसों जो लास्ट जो पेज डाला गया है पीडीएफ में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा 3 डायग्राम है, उसमें देखा होगा आप लोगों ने 3 डायग्राम है। वो डायग्राम बहुत 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 महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग 2-4 बार रिवाइज करके रखेंगे। कल हम लोग उसी डायग्राम पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी सिचुएशंस में कोई भी तरह की अगर दिक्कत अगर महसूस हुई हो तो वो मैसेज कमेंट करके वो बतला देंगे, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके कोई भी परेशानी को, उनका कोई भी डाउट को जहां तक हो सके उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और जैसा मैं प्रत्येक क्लास में आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, जिससे हम लोग आगे और भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट को उठा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।